क्या आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? अ, जी। अ, अ, क्या क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? 3 संदेश आए हैं मुझे। क्या आवाज़ आ रही है ठीक से? कृपया कृपया बताएँ, फिर मैं शुरू करूँगा। ठीक है, ठीक है। तो शुरू करता हूँ। अ, मुझे लाइव देख रहे सभी साथियों का स्वागत है। सबको नमस्कार। मेरा नाम है अंकित दुबे और मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र रहा हूँ। वहाँ से मैंने एमए किया है और वर्तमान में मैं दिल्ली के देश रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एयूडी कहा जाता है, में शोधार्थी हूँ, एमफिल कर रहा हूँ। मेरे शोध का विषय है युगीन संदर्भों में विद्यापति के काव्य का अध्ययन, विशेष संदर्भ कीर्तिलता। और मैं लाइव हूँ साहित्य संवाद मंच के माध्यम से। साहित्य संवाद मंच के संरक्षक हैं आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जी, और इसके आयोजन सचिव हैं श्री नितेश उपाध्याय। श्री नितेश उपाध्याय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा विषय है विद्यापति का समय और समाज। विद्यापति की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि विद्यापति के साथ बड़ा ही अन्याय हुआ। वैसे इस तरह से तो मुझे शुरू नहीं करना चाहिए, अन्याय हुआ, लेकिन जब तक ये बात कही नहीं जाएगी तब तक मुख्य मुद्दे पर ध्यान नहीं जाएगा। अब क्या है कि विद्यापति का जो समय था वो बहुत स्पष्ट तरीके से आदिकाल नहीं है और बहुत स्पष्ट तरीके से वो भक्ति आंदोलन भी नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी के सबसे बड़े आलोचक हैं, उन्होंने जब शुरू किया, अपनी बात शुरू की, तो सबसे बड़ा एक काम ये किया कि विद्यापति को रखने के लिए फुटकल खाता खोल दिया। मतलब विद्यापति को रखने के लिए आचार्य शुक्ल के इतिहास का जो ढांचा था उसमें उनको कोई भी समय सुटेबल नहीं लगा कि इसमें किस समय में विद्यापति को रखा जाए। तो उन्होंने दो लोगों को, विद्यापति को और अमीर खुसरो को, फुटकल खाते में रख दिया। और ध्यान देने की बात है कि अमीर खुसरो जाने जाते हैं 13वीं 14वीं सदी में। आज जो खड़ी बोली हम जो बोलते हैं, आता है जाता है खाता है, इस तरह की जो स्पष्ट हिंदी है, वो हिंदी थी अमीर खुसरो की 13वीं 14वीं सदी में। बड़े ही महत्वपूर्ण है वो, और उनको बहुत ही गंभीरता के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता थी। लेकिन उनको क्या हुआ कि उनको रख दिया गया फुटकल खाते में। ठीक इसी तरह से विद्यापति जो है उनको भी फुटकल खाते में रख दिया गया, क्योंकि विद्यापति ने वीर गाथाएं लिखी हैं, विद्यापति ने श्रृंगारिक पद लिखे हैं, और विद्यापति ने जो है भक्ति के पद लिखे हैं बहुत सारे। तो अब ये जो है खिचड़ी बन गई है कुल मिला के। तो ये गलती विद्यापति की तो नहीं थी, ये गलती हमारी है कि हमें अपने विवेक का परिचय देकर और विद्यापति का जो विपुल साहित्य है उसमें से सभी चीज़ों को अलग अलग निकाल कर अलग अलग अध्ययन करना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया कि विद्यापति के ऊपर अपनी कुछ सोच थोप दी। जैसे कि हम क्या मान के चलते हैं
आचार्य शुक्ल के इतिहास का ढांचा है या जो हमारा मानना है वो ये मानना है कि व्यक्ति या तो भक्त हो सकता है, उस जमाने का हो तो, या तो भक्त हो सकता है अथवा व्यक्ति श्रृंगारी हो सकता है। तो विद्यापति भक्त भी नजर आते हैं, श्रृंगारी भी नजर आते हैं, तो हमने एक नया तुर्रा ये चल दिया कि विद्यापति भक्त है कि श्रृंगारी। अब जो हमने केवल ऑब्जेक्टिव के जो सवाल होते हैं, आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं ऑब्जेक्टिव की, तो उसमें जो सवाल होते हैं कि आपका उत्तर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है कि 4 है। उसी तरह से हमने क्या किया कि बना दिया विद्यापति भक्त है कि श्रृंगारी है। और ये उत्तर हम बीते 100 सालों से खोज रहे हैं। 100 साल होने को आए कि जब साहित्यिक एक विषय के तौर पे, एक अनुशासन के तौर पे विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाने लगी और हिंदी में शोध। और 100 सालों से हम एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि विद्यापति भक्त है कि श्रृंगारी, विद्यापति क्या है। तो विद्यापति भक्त है कि श्रृंगारी है, क्यों ना हम इस तरह की बहसों को छोड़कर विद्यापति को विद्यापति के रूप में ही देखें, और क्यों ना हम इस बात का आग्रह करें हिंदी के विद्वानों के समक्ष कि वो अपने इतिहास के ढांचे में कुछ जरूरी बदलाव करें, ताकि उसमें विद्यापति को उचित ढंग से समायोजित किया जा सके, उनको शामिल किया जा सके। हमारा विषय है इस लाइव में विद्यापति का समय और समाज, तो हम वहां चलते हैं। सबसे पहली बात आती है विद्यापति के जन्म की। तो विद्यापति का जो जन्म है वो, जैसे कि तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, कबीरदास हो गए, इनके बारे में बस एक मोटा मोटा अंदाजा है। कोई कहता है कि 100 वर्ष जिए थे, कोई कहता है कि 200 वर्ष जिए थे, कोई कहता है 180 वर्ष जिए थे। तो ये लोगों की अपनी भावना है, लेकिन आज का विज्ञान और आज का जो जीवन है उसको देख के यही लगता है कि कोई बहुत स्वस्थ होगा तो 100 साल जिया होगा। तो एक मोटा मोटा अंदाजा बताते हैं कि इस साल से इस साल के बीच में इनका जन्म हुआ होगा। तो विद्यापति के बारे में जितने लोग हैं, जितने लोगों ने अपनी भावनाएं दी हैं, उन्होंने कहा है कि विद्यापति 1350 से 1450 तक मौजूद रहे। अब जरा इस समय पे गौर कीजिए। 1350 से 1450 का जो समय था वो किस तरह का समय था। 1350 से 1450 में जो है, 1350 में तुगलक का समय था दिल्ली सल्तनत में। तुगलक का समय था, कौन था? मोहम्मद शाह तुगलक, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। और 1450 में क्या था कि सब खत्म हो गया था और फिर दिल्ली में लोधी वंश शुरू हो गया था। यानी कि इतना समय जो है 100 सालों का विद्यापति का है। अब हम इस पे बात करें विद्यापति के बारे में और भी ज़्यादा, इससे पहले थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि वो समय रचनाकारों के हिसाब से क्या था। जब विद्यापति थे तब तुलसीदास नहीं थे, उसके सदी बर्बाद हुए हैं। कबीरदास नहीं थे, सूरदास नहीं थे, मीराबाई नहीं थी। यानी कि कृष्ण भक्ति काव्य के 2 प्रमुख हस्ताक्षर थे, जो सूरदास और मीराबाई, वो लोग नहीं थे। जो नाथपंथियों की मुखरता लेकर के को आधार बनाकर ही कहीं ना कहीं कबीरदास जो एक बड़ी ही मुखर कविता करते हैं, तो वो भी नहीं थे उस समय। तो ये सारे लोग नहीं थे। तब कौन था? तब थे विद्यापति। अब देखिए, विद्यापति जो थे वो किसी बहुत सामान्य परिवार से नहीं थे। विद्यापति एक ऐसे परिवार से थे कि उनका पूरा खानदान, उनका पूर्वजों से लेके उनके समय तक ये परिपाटी थी कि वो लोग दरबारी थे और राजाओं के दरबार में रहा करते थे। तो विद्यापति के पिताजी उनको लेकर राजा के दरबार में जाते थे और विद्यापति काफी बचपन से
विद्यापति ने उस तरह का माहौल देखा, राजा का माहौल देखा, राज परिवार का माहौल देखा, इस तरह से। अब जरा इतिहास में चलते हैं, इतिहास में क्या हुआ हो। तिरहुत जो है, तिरहुत का क्षेत्र जो आज बिहार है, उत्तर बिहार, उत्तर दक्षिण बिहार नहीं, गंगा के दक्षिण में पटना गया वगैरह नहीं, गंगा के उत्तर का जो हिस्सा है तिरहुत कहते हैं इस क्षेत्र को, जिसमें आज का दरभंगा, मधुबनी केंद्र है, और भी बहुत सारे क्षेत्र इसमें जुड़ते गए, घटते गए। चंपारण भी आता है इसमें, और आगे पूर्णिया तक आता है। तो और थोड़ा पीछे चले तो वहां जो था, कभी कर्नाट वंश का शासन था, और कर्नाट वंश के संस्थापक थे न्यायदेव, और वो कहीं बाहर से आए थे। और कहते हैं ना कि एक शेर है कि सरजमीए हिंद पर आवामे आलम के फिराक, काफिले गुजरते गए हिंदुस्तान बनता गया। तो वहीं वो काफिला लेकर आए थे, यहीं बस गए, यहीं के हो गए, यहीं की कन्या से विवाह किया और यहीं के। आगे चल के उन्होंने एक पंजी प्रथा की शुरुआत की अपने शासन में। ये पंजी प्रथा क्या थी? ये पंजी प्रथा थी, एक क्रेडिट और डेबिट की तरह से ये चलती थी, और आपके कुल खानदान की कुलीनता का जो है हिसाब रखा जाता था इस पंजी प्रथा के तहत, कि आपने अपने से थोड़े ऊंचे कुल में विवाह कर लिया तो आपका जो है क्रेडिट थोड़ा और बढ़ जाएगा। थोड़े से निम्न कुल में किया, आपकी अपनी आई वहां से, तो आप में से थोड़ा सा क्रेडिट घटा लिया जाएगा। यह काफी विवादास्पद हुआ, और इसी ने जो है इनके राज्य का अंत कर दिया। फिर क्या हुआ दिल्ली में, देखिए क्या हो रहा है। दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के वजह से जो उसका राज्य खत्म हो गया, और वो मारा गया खुद। सिंध में ठट्टा नाम का शहर है, बड़ा ही खूबसूरत शहर है, वहां पे मोहम्मद बिन तुगलक मारे गए। उसके बाद से स्थिति ये हो गई थी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो, आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पर होता है कि शासक होता है और उसके रहते ही उसको अलग करके, उसको हटा के, तख्त पर से गिरा के खुद आने के लिए जद्दोजहद होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, मारपीट होती है, साजिश होती है। लेकिन उस समय स्थिति ये थी कि सुल्तान मारा गया, लेकिन कोई भी क्लेम करने के लिए नहीं आया राज्य को कि नहीं मैं रहूंगा, अब मैं बनूंगा, कोई नहीं। मतलब क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उसकी जो 2-3 नीतियां थी, राजधानी बदलने की नीति, उसकी मौद्रिक नीति जो टोकन करेंसी उसने चलाई थी वो नीति, उसके बाद से जो असिंचित भूमि को पैसा दे दे के जो सिंचाई करवा के और उसको उपजाऊ बनाने की जो उसकी योजना थी, बहुत सारी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, वो सब की सब फेल हो गई थी, और उसके चलते जो है राज्य का दिवाला निकल गया था पूरी तरह से। तो किसी भी व्यक्ति के लिए वैसे समय में टेक ओवर करना, शासन में आना, मलाई वाली बात नहीं थी, टेढ़ी खीर थी, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, इसलिए हर कोई भाग रहा था। फिर ऐसे वक्त में लोगों ने उसी के, मोहम्मद बिन तुगलक के ही भाई, चचेरे भाई या मौसेरे भाई फिरोज शाह को तैयार किया कि आप शासक बनिए। तो फिरोज शाह तुगलक शासक बने और दिल्ली सल्तनत में आए। फिरोज शाह की नीतियां क्या थी ये देखिए। दो तरह की होती है राजाओं की नीतियां, एक जो राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, और दूसरे वे जो राज्य का विस्तार करना नहीं चाहते, बल्कि जो राज्य है उसको एकत्र करके रखना चाहते हैं। तो विस्तार की योजना थी मोहम्मद तुगलक की, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने विस्तार के बजाय इस बात पे ध्यान दिया कि जितना राज्य हमारे हाथ में है, जो भी हिस्सा हमारे पास है, उसी को ठीक से शासन किया जाए और उसी पे ध्यान दिया जाए, उसी को बनाया जाए। बहुत बड़ा राज्य होगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा भी लगेगा। तो उसने एक नीति ये चली कि जो भी
उसके दूर दराज के राज्य थे, क्षेत्र थे, पूरब के, बहुत दूर पश्चिम के, इस तरह से। तो वहां पे क्या किया कि आंशिक स्वायत्तता दे दी और वहां पे स्वायत्त राज्य होने लगा। ये स्वायत्त जो शासक थे वो राजा तो, सुल्तान तो फिरोज शाह तुगलक को ही मानते थे, लेकिन वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। अब इसी में, अब जरा हम पूरब की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसी में कौन थे। इसी में थे भोगीसराय। भोगीसराय ओइनवार वंश के ठाकुर थे। ठाकुर मतलब यहाँ पे क्षत्रिय हुआ, लेकिन वो जाति से ब्राह्मण थे, मैथिली ब्राह्मण थे। और भोगीसराय को फिरोज शाह तुगलक अपना भाई मानते थे। और उन्होंने उनके हाथ में, जब कर्नाट वंश खत्म हुआ, थोड़ी देर पहले जो चर्चा हुई थी, तो उसी कर्नाट वंश के पुरोहित थे ये लोग, ये ओइनवार वंश के ठाकुर, मैथिली ब्राह्मण। तो उन्हीं के हाथ में उन्होंने राज्य दे दिया, फिरोज शाह तुगलक ने उनको शासक बना दिया। तो जो कल को पुरोहित था वो आज क्या हो गया, राजा बन गया, तिरहुत का राजा, मिथिला का राजा। तो उन्हीं भोगीसराय के साथ बहुत अच्छा संबंध था फिरोज शाह तुगलक का, और तिरहुत फिरोज शाह तुगलक को अपना शासक मानती थी, और बदले में फिरोज शाह तुगलक तिरहुत पे चढ़ाई नहीं करते थे, और उनकी संस्कृति, धर्म और इन तभी तमाम चीजों की स्वतंत्रता सुनिश्चित थी। अब यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात है। गौर करने वाली बात क्या है कि मुस्लिम आए देश में आक्रांता बन के, मैं मुसलमान शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस्लाम नहीं, क्योंकि इस्लाम एक विचारधारा है और मुसलमान जो है व्यक्ति है, व्यक्तियों का समूह है। तो विचारधाराएं कभी भी बुरी नहीं होती, उसको व्याख्यायित करने वाले व्यक्ति जरूर बुरे होते हैं। संसार का कोई धर्म बुरा नहीं है, संसार का कोई संविधान बुरा नहीं है, उसको मानने न मानने वाले उसकी अच्छाई और बुराई सुनिश्चित करते हैं। तो भारत की जनमानस का विचार क्या था कि भारत के लोगों का मानना था कि यहाँ शक आए, हूण आए, कुषाण आए, यूनान के लोग आए, कहाँ के लोग आए, कहाँ के लोग आए, और एक समय बाद सभी लोग, ये जो भारत की जो संस्कृति है, इसकी अजस्र धारा में ये लोग बह गए, शामिल हो गए और घुल मिल गए, एकजुट हो गए, और पता ही नहीं चला कौन कहाँ से आया है। लेकिन इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में वो लोग गलत साबित हुए, क्योंकि उस समय तक जो है हिंदू धर्म संस्कृति की पाचन शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि वो एक पूरे तरह से संगठित धर्म को अपने भीतर ले सके और बचा सके। तो क्या हुआ कि जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो भारत के बहुत सारे देसी राजों ने उनका मुकाबला किया, लड़े, और उनके सुसज्जित सेना और अस्त्र शस्त्रों के आगे हार गए पूरी तरह से। मिथिला वालों ने समझदारी की। मिथिला वालों ने क्या समझदारी की, उनको लगा कि लड़ के मर जाने से कोई फायदा नहीं, मरेंगे तो केवल हम मरेंगे, बल्कि हमारी संस्कृति भी मर जाएगी। तो उन लोगों ने एक समझौता परक दृष्टि कहीं ना कहीं अपनाई। और ध्यान दीजिएगा, संस्कृत के पाठशाले जला दिए गए देश भर में, विद्या अध्ययन केंद्र बंद हो गए, संस्कृत को बहुत बड़ी क्षति हुई, संस्कृत विलुप्त भी हो गया कई जगह। लेकिन ऐसे वक्त में भी दरभंगा संस्कृत विद्या का केंद्र बना रहा। ये कितनी मजे की बात है कि उनकी इसी दृष्टिकोण के चलते, उनकी इसी सोच के चलते उस समय भी उनकी संस्कृति सुरक्षित रही, और मिथिला जो है संस्कृत के अध्ययन का केंद्र रहा, और बंगाल से और तमाम जगहों से यहाँ विद्यार्थी आते थे, पढ़ते थे और जाते थे। चट्टशालाएं होती थी, चटशाला, चट्टोपाध्याय चटर्जी। देखिए थोड़ा सा रुकूंगा यहाँ पे, वो कहते हैं कि फला दिमाग चाटो, चाट देता है, बहुत चाट आदमी है ये। अब ये मजाक नहीं है, चट का मतलब ही होता है एक थिंक टैंक जैसा आदमी जो बहुत सोचता है, बहुत गौर करता है। इसीलिए जो पाठशालाएं होती थी संस्कृत की,
जो एक बौद्धिक संपदा के निर्माण का कार्य करती थी, उनको चटसाला कहा जाता था। और इसी से जुड़ा हुआ है सरनेम चटर्जी। तो ये चाटने की बात जब भी हो तो उसको बुरा मत मानिएगा, ये अच्छी चीज होती है। कोई आपको कह रहा है कि बहुत चाट है यार, यानी कि आप थिंक टैंक हैं। तो मिथिला के चटशालाओं में बंगाल के लोग पढ़ने आते थे। अब और इतिहास पर आइए थोड़ा। जिस भोगीस राय को फिरोज शाह तुगलक अपना भाई कहते थे, तो अब दो घटनाएं हुई। आगे फिरोज शाह तुगलक की जो है मृत्यु हो गई, और उनके जो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई मेरे ख्याल से 1390 के आसपास। और उनके जो उत्तराधिकारी थे वो बड़े ही कमजोर साबित हुए और वो लेकर चल नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब खूंटा मजबूत होता है गाय बंधी होती है, खूंटा कमजोर होता है गाय तोड़ा ले जाती है। तो दिल्ली का खूंटा कमजोर हुआ तो उसके मातहत जितने राज्य आ रहे थे वो धीरे 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 करके स्वतंत्र होने लगे। उसी में जौनपुर स्वतंत्र हो गया, उसी में तिरहुत भी स्वतंत्र हो गया। अब तिरहुत के साथ दुविधा ये थी कि वो तो था दिल्ली के मातहत, तो उसने स्वतंत्र किया खुद को, लेकिन नजदीक था जौनपुर के, जौनपुर वाला छोड़ने वाला नहीं था। तो अब है जौनपुर का जो था इब्राहिम शाह सरकी, उसका दावा था कि मिथिला जो है उसका है। तो मिथिला वाले कभी आजादी और कभी किसी के अंडर में होने की दुविधा से जूझ रहे थे। तो हुआ ये कि उसी भोगीस राय के वंशज थे, क्या नाम है इनका, कीर्ति सिंह के पिताजी राव गणेश्वर, जो तिरहुत पे शासन करते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक तुर्क आक्रांता था अरसलान शाह, और कहते हैं जौनपुर का ही सेनापति था, वो गया और शायद वो टैक्स वगैरह नहीं भेज रहे थे जौनपुर की, वो नहीं मान रहे थे, जौनपुर की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो उनको मार दिया। और फिर मारने के बाद उसको ये अनुभूति हुई कि उसने गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर उसने उन्हीं के पुत्र कीर्ति सिंह को कहा कि आप जो है बन जाइए राजा। कीर्ति सिंह ने कहा कि कैसा व्यक्ति है कि मेरे ही पिता को मार के और मेरे पिता के खून से रंगे हुए सिंहासन के ऊपर मुझे बैठाना चाहता है। तो उन्होंने कहा मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा, और जिस राज्य को छीन लिया गया है उस राज्य को मैं वापस छीन कर शासन करूंगा, दान में मिले हुए शासन को स्वीकार नहीं करूंगा किसी भी तरह से। तो कीर्ति सिंह राजकुमार थे, अपने भाई राज सिंह के साथ को साथ लेकर और अपने कवि विद्यापति को लेकर वो जौनपुर आते हैं। और जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह सरकी से शिकायत करते हैं कि देखिए आपके राज्य में अन्याय हो रहा है और मेरे पिता को मार दिया गया, हमें मुक्ति दिलाइए। अब इसी दौरान विद्यापति ने जो कुछ लिखा तो एक कृति बन पड़ी जिसका नाम है कीर्तिलता। और कीर्तिलता अपने समय और समय का जो समाज था, जो व्यवस्था थी, उसका बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। रामविलास शर्मा हिंदी के जो प्रख्यात आलोचक हैं, उनका ये कहना है कि विद्यापति हिंदी के पहले यथार्थवादी कवि थे। यथार्थवादी का मतलब क्या होगा, जो यथार्थ लिखता हो, आदर्श नहीं लिखता हो। इसके पहले जो हिंदू मुस्लिम का संघर्ष था इस देश में, तो किसी भी कवि ने उसको हिंदू मुस्लिम का संघर्ष नहीं बताया था। खुद चंद्रवर दाई जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे और उनके कवि थे, दरबारी कवि, खुद उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम का संघर्ष नहीं बताया। उनके लिए वीरों का संघर्ष था, एक वीर जीत रहा है दूसरा वीर हार रहा। लेकिन विद्यापति ने बताया पहली बात कि नहीं, हिंदू मुस्लिम का संघर्ष है, इसलिए उनको यथार्थवादी कवि कहा।
इस मामले में विद्यापति बड़े ही स्पेशल है, बहुत ही खास है। विद्यापति पे काम करते हुए, विद्यापति को पढ़ते हुए समय का और इतिहास का बहुत सुंदर अंदाजा होता है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने किया है कि भक्त सिंगारी, भक्त श्रृंगारी, यही दो झाल ले लेते हैं, एक भक्त है एक श्रृंगारी है, बजाते रहते हैं। तो समय और समाज का बड़ा अच्छा परिचय मिलता है। तो विद्यापति जब जाते हैं वहां पर क्या बोलते हैं, जौनपुर में, तो जौनपुर में जो देखते हैं वो जरा गौर कीजिए। वो राजा को कहते हैं कि राजा बड़े प्रतापी और राजा बहुत अच्छे हैं, और ये जो इनका नगर है ये स्वर्ग की तरह है, और राजा बहुत ज्यादा न्यायप्रिय है, बहुत न्यायप्रिय है राजा। अब यहाँ दो तीन बातें गौर कीजिए, बड़ी मजे की बातें हैं। एक तुर्क आक्रांता, एक मुसलमान ने ही उनके बाप को मारा था, और न्याय मांगने किसके पास आए हैं, तो एक मुसलमान के ही पास आए हैं, है ना। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोग ऑनलाइन जुड़े हैं तो कुछ कमेंट वगैरह दीजिए, ताकि उसको जोड़ते हुए मैं अपनी बात को कहूँगा, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि मैं स्वगत कथन के तौर पे कुछ कुछ कह रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग कुछ बोलेंगे तो मजा आएगा। तो अब ये है इसमें कि वो कहते हैं कि राजा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरे ओर क्या वर्णन करते हैं, वर्णन ये करते हैं कि जौनपुर नगर बड़ा सुंदर है, लेकिन वहां पर क्या है कि ब्राह्मण का लड़का चल रहा है सड़क पर, तो उसको पकड़ के उसका जनेऊ तोड़ दिया जा रहा है, जबरदस्ती उसके माथे पे गाय के खून का चुड़वा लगा दिया जाता है, और उनको बहुत पीटा जाता है, बहुत परेशान किया जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, फिर भी राजा बहुत महान है ना। अब देखिए क्या है, आज के समाज से जोड़िए, राजा क्यों महान है। राजा महान नहीं होते हैं, कोई भी राजा है। आज संविधान है, आज कानून है, राजा को फॉलो करना पड़ता है, शासक को फॉलो करना पड़ता है। पहले भी कुछ ना कुछ चीजें रही हैं जिसको फॉलो करना पड़ता रहा था, करना पड़ता होगा लोगों को। और कोई भी राजा जो है ना, हाथ में तलवार लेके नहीं बैठता जनता को काटने के लिए। नीचे जो राज्य के लोग होते हैं, तहसीलदार हो गए, सूबेदार हो गए, वही लोग अपनी असलियत दिखाते हैं और अपना काम करते हैं। हमारे ही देश में देखिए, कट्टर से कट्टर नेता है, प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या कहता है, वही भाषा बोलता है जो संविधान में लिखा हुआ है, यानी कि संवैधानिक रूप से महान है वो। अलग बात है कि वो महान गलत लोगों का प्रत्यक्ष रूप से साथ देता है, लेकिन सामने सामने नहीं। तो ठीक वही है कि इब्राहिम शाह सरकी तो बहुत महान है, प्रजापालक है, लेकिन उनके सामंत क्या करते हैं, सामंत करते हैं कि खींच खींच के मारते हैं हिंदुओं को। तो एक बड़ी ही अच्छी डिप्लोमेसी और कूटनीति का वो मिलता है, कूट मिलता है कि विद्यापति मुस्लिम से सताए हुए राज्य के मंत्री हैं, राजा के मित्र हैं, संरक्षक हैं, दोस्त हैं, और एक मुस्लिम के यहाँ ही जा रहे हैं, और उनको कन्विंस कर पा रहे हैं, उनको सहमत कर पा रहे हैं कि चलिए उसको मार के हमें हमारा राज वापस कीजिए। तो वो जो है जाते हैं इब्राहिम शाह सरकी और मार देते हैं अरसलान शाह को, और इनको इनका राज्य वापस लौटा देते हैं। फिर जल्दी कीर्ति सिंह की मृत्यु हो जाती है। कीर्ति सिंह के बाद उनके चचेरे भाई शिव सिंह शासक बनते हैं, जो कि विद्यापति से 2 वर्ष छोटे थे, और वो भी मर जाते हैं एक समय के बाद। मतलब मरते तो नहीं है सीधे सीधे। एक बात ध्यान देने की कि जो भी शासक थे तिरहुत के, पता नहीं क्या शापित था उनका कि वो अधिक दिन नहीं जी पाते थे, जल्दी ही मर जाते थे। तो शिव सिंह के समय में ये हुआ कि कीर्ति सिंह ने राज्य आजाद करा लिया, शिव सिंह ने फिर टैक्स देना बंद कर दिया। टैक्स देना बंद किया तो फिर चढ़ाई की नौबत आ गई कि नहीं हम अपने अंडर में लेके आएंगे। तो अब लगा इनको, शिव सिंह को, कि अगर युद्ध होता है
तो मिथिला बर्बाद हो जाएगी। और युद्ध नहीं लड़ते हैं तो एक राजा के रूप में हमारी वैधता खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। लोग क्या कहेंगे, कैसा राजा है कि युद्ध नहीं लड़ा, रक्षा नहीं की जनता की। तो इन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया, एक कूटनीतिक रास्ता, कि इन्होंने ये किया कि समझौता भी कर लिया और अपने राजा होने की जो गरिमा थी उसकी भी इन्होंने रक्षा कर ली। तो इन्होंने क्या किया कि एक समझौता किया। समझौता ऐसे किया कि इन्होंने उस समझौते के तहत खुद राज्य छोड़ दिया, राज्य चलाने का रुका अपनी रानी लखीमा देई के नाम पे लिख दिया, और समझौता करने के लिए अपने सेनापति आनंद खान और विद्यापति ठाकुर को आगे भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि बड़ी विकट परिस्थिति है, हमारे राजा ने संन्यास ले लिया है और हमें युद्ध नहीं करना है, और रानी के नाम से रुका लिख दिया है, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं और आपको टैक्स दें। सेना लौट गई, मिथिला एक बार फिर से निष्कंटक हो गया और फिर राज्य जो है चलने लगा। आप सब कृपया टिप्पणी कीजिए, कुछ कहिए। तो जो है राज्य चलने लगा और सब कुछ सुचारू हो गया। अब ये तो हो गई इतिहास की बात पूरी तरह से। अब विद्यापति की रचनाओं के बारे में और उनकी साहित्यिक व्यक्तित्व के बारे में बात करें। चूंकि विद्यापति का व्यक्तित्व बहुत महान है और वो फुल टाइम लेखक नहीं थे, वो न्यायविद थे, राज्य के प्रधानमंत्री थे, राजदूत थे, कूटनीतिक काम करते थे और तब जाके साहित्यकार भी थे। इतनी सारी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे थे। तो विद्यापति के सिर्फ कवि रूप पे अगर बोला जाए, कवि रूप पे बात की जाए, तो ये संतुलित तब तक नहीं होगा जब तक कि उनके बाकी पक्षों की बात भी न की जाए। तो विद्यापति ने अपने समय को बहुत गहरे अर्थों में प्रभावित किया है। कहते हैं ना, राजा का धर्म क्या होता है? रजन करना। राजा का मतलब क्या होता है? जो रजन करे, मतलब कि एक अच्छे भविष्य के लिए जनता की उम्मीदों को बनाए रखे, उज्जवल करे लगातार। अब मोदी जी का देखिए, मोदी जी को क्या है, सारी आलोचनाएं, शिकायतें हो सकती हैं, मगर एक बात है कि 6 सालों में चाहे बहुत कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन उम्मीद अभी भी लोगों की टूटी नहीं है। तो ये मतलब इस मामले में उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि उम्मीद को बरकरार रखे हो कि कुछ होगा, कुछ होगा। आम जनता के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कोई नहीं आया है, लेकिन कुछ होगा जरूर, ऐसा आम जनता को आज भी लगता है। तो वो है। तो अब हम जरा मिथिला पे गौर करें तो हम पाएंगे कि मिथिला क्या है। तिरहुत भारत के पूर्वी हिस्से में पड़ता है तिरहुत, और पूर्वी हिस्सा किन के नियंत्रण में रहा है, जरा ध्यान से देखिए। बौद्ध धर्म जब टूटा तो सिद्ध बने, तांत्रिक निकले उसके भीतर से, और इन्होंने क्या किया कि पूरे समाज को अस्त व्यस्त कर दिया। एक तरह से तरह तरह की साधनाएं, तरह तरह की क्रियाएं करने लगे, तंत्र मंत्र का बोलबाला हो गया, भभूत लपेटते थे, शमशान में बैठते थे, कौलाचारी तांत्रिकों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था मिथिला में। तो अब जरा सोचिए कि एक व्यवस्था के रूप में, एक समाज के रूप में ऐसे लोग समाज को क्या दे सकते हैं? अराजकता ही फैलाएंगे। ऐसे समय में विद्यापति के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि रजन करें, लोगों की रुचियों का रजन करें। लोगों की रुचियां थी शमशान में जाने वालों के साथ, उसको खींचकर शयन कक्ष में लेकर आए। तो विद्यापति ने श्रृंगारिक रचनाएं की, खूब सारी जो है श्रृंगारिक रचनाएं की विद्यापति ने, जिसमें कहते हैं कि वीर्य विक्षोभन की अद्भुत क्षमता थी। अब इसको डिकोड नहीं करूंगा, आप लोग समझते हैं तो, यानी कि एक सेक्सुअली एक्टिव करने का काम कर रहा है।
अब जरा सोचिए किसी भी समाज के सभी युवा शमशान में चले जाए और तांत्रिक बन जाए, साधु बन जाए, कैसा होगा? ये तो बात ही नहीं हुई कोई। तो विद्यापति ने उन सबको शमशान की मृत्यु से शयन कक्ष के जीवन की ओर प्रेरित किया और इसके लिए उन्होंने ऐसे काव्यों की रचना की कि जिससे उनके जीवन में आनंद लौट जाए। किसी भी आक्रमण से ग्रस्त राज्य की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? आम जनता का आनंद खत्म हो जाता है। वही चीज हुआ था मिथिला में, एक तो आक्रमण, ऊपर से ही तांत्रिकों का अपना खेल। तो विद्यापति ने वही किया कि लोगों के मूड को बदला और ये तो हो गया श्रृंगारिक रचनाओं के बारे में बात कही जाएगी। भक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, राम जी की ससुराल थी मिथिला। कृष्ण के बारे में लिखा विद्यापति ने, शिव के बारे में लिखा, लेकिन राम के बारे में नहीं लिखा। राम को गाली भी नहीं दी, राम की आलोचना भी नहीं की, लेकिन राम के बारे में अलग से कुछ नहीं लिखा। इतना ही काफी है, क्योंकि एक मैथिल लोगों में होता है थोड़ा सा राम को लेकर कि उनकी बेटी सीता को राम ने छोड़ दिया था। तो ये काम विद्यापति ने किया कि राम के बारे में नहीं लिखा। विद्यापति ने शिव को लेकर बहुत कुछ लिखा। अब जरा मैं कह रहा हूं ना कि जो एक वर्ग था जो साधनाओं में लगा हुआ था और वो गृहस्थी से दूर भाग रहा था, उद्यम से दूर भाग रहा था, उसको किस तरह से विद्यापति ने उद्यम की ओर प्रेरित किया और उसको गृहस्थी की ओर प्रेरित किया। तो एक गीत का मैं उदाहरण दूंगा। उस गीत में है, पार्वती कहती है, बेरी बेरी आहे शिव हम तुहे कहलहूं किरसी करिय मन लाए रहिय निशंक भीख मंगैत सब गुण गौरव दूर जाए निर्धन जन बोली सब अपमान है नहीं आदर अनुकंबा तोरा शिव भांग धतुर फूल पावल हरि पावल फूल चंपा। मतलब कि मैं बार बार कहती हूँ कि हे शिव, कृषि करो, खेती करो, ये भीख मांगना छोड़ दो। अब मतलब क्या है? शिव का प्रतीक है और ये सभी युवाओं से सवाल है जो जोगी बन के घूम रहे थे। निसंग होके जो भीख मांगते हो तो गौरव नहीं है, इस चीज में गौरव नहीं है बिल्कुल। और सब गरीब कह के मजाक उड़ाते हैं। और देखो, तुम्हारे इसी भिखमंगी के कारण तुम्हारे ही भाई विष्णु को चंपा का फूल चढ़ाया जाता है और तुमको कोई आदर नहीं मिलता है। फिर पार्वती इसमें आगे जोड़ती है कि खटंग काट हर हर जे बना बिया त्रिशूल तुरी करु फार। खटंग काट हर हर जे बना बिया त्रिशूल तुरी करु फार बसहा धुरंधर हर ले ज्योतिबे पटवी सुरसरी धार। मतलब क्या होता है? मतलब कि ये जो डंडा है इसको काट के हल बना लो, त्रिशूल को तोड़ के उसका फाल बना लो, और ये बैल जो भीख मांगने के लिए तुम चढ़ के घूमते हो, इसको क्या करो कि तुम हल में जोतो और सिर से गंगा का पानी जो बहाते रहते हो वैसे ही इसे तुम उस खेती को पटाओ। फिर देखो हम सब धनी हो जाएंगे और उन्नत हो जाएंगे, गृहस्थ हो जाएंगे। बहुत सुंदर। तो मतलब क्या है, हम देखते हैं ना एक 30 साल 20 साल के लड़के को जिसका हाथ पैर सलामत है वो भीख मांग रहा हो तो हम क्या कहते हैं, अरे कितना सुंदर शरीर है, जाके कहीं दरबानी भी करोगे तो इतना पैसा मिलेगा। तो विद्यापति अपने समय के इस तरह से युवाओं को इस तरह से वो गृहस्थी की ओर प्रेरित कर रहे थे, जो कि एक बड़ी ही गंभीर बात है। विद्यापति के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि विद्यापति ने सूरदास को बहुत गहरे तरीके से प्रभावित किया। विद्यापति की बहुत सारी चीज़ों को उनके प्रवृत्ति
कवियों ने माना और उसको उस आधार पर आगे रचनाएं की। सामान्य अर्थों में कहें तो विद्यापति ने अपने आने वाले समय के कवियों के लिए बहुत सारा कच्चा माल रख दिया निकाल के लिखा, जिसमें एक होता है दृष्टिकूट के पद, जिसमें बातें सांकेतिक तरीके से कही जाती है। जैसे मान लीजिए विद्यापति ने क्या कहा, अनल रंध्र कर लखन नरवई, ये संवत की बात कही जा रही है। अनल रंध्र कर लखन नरवई, अनल आग 3 तरह का होता है तो 3, रंध्र 9 होते हैं तो 9, कर कर हाथ 2 होते हैं तो 2, तो उसको उल्टा कीजिए तो क्या हो गया 293, यानी कि 293 ईस्वी में जो है कीर्ति लता की रचना हुई थी। इस माफ कीजिएगा, ईस्वी नहीं, 293 लक्ष्मण संवत में कीर्ति लता की रचना हुई थी। लक्ष्मण संवत जो बंगाल का सेन वंश है, लक्ष्मण सेन के नाम पर लक्ष्मण संवत चलता है। ये है। आगे सूरदास ने खूब सारे दृष्टिकूट लिखे, जैसे कि एक जगह राधा कहती है कृष्ण से कि मंदिर अरध अवधि हरि कह गए, मंदिर अरधि, मंदिर अरध अवधि हरि कह गए, हरि आहार चली जात, वेद नखत ग्रह जोरी अरध करी, तही बनत अब खात। मंदिर अरध, मंदिर के जो है उसको क्या कहते हैं, पक्ष कहते हैं। मंदिर अरध अवधि हरि कह गए, यानी कि एक पक्ष 15 दिन का कह के गए थे कि 15 दिन में लौट आओ। हरि आहार चली जात, हरि सिंह को भी कहते हैं, तो सिंह क्या खाता है, मांस, तो हरि आहार चली जात, यानी कि एक मास बीत गया। एक सेकंड, एक मास बीत गया और हरि लौटकर नहीं आया। अब आगे देखिए, वेद नखत ग्रह जोरी अरज करी, वेद होते हैं 4, नक्षत्र होते हैं 27, 31, ग्रह होते हैं 9, जोरी अरज करी, कुल मिला के 40 हुआ। अब इसका आधा कर दीजिए तो क्या बचता है 20, तो यानी कि अब मन करता है कि 20 खा ले, है ना। तो ये है दृष्टिकूट के पद, और ये विद्यापति में शुरुआती तौर पे मिलता है, और आगे इसको सूरदास और तमाम लोग लेकर चलते हैं, फॉलो करते हैं। तो अब काफी समय हो गया, अब मैं समझता हूँ कि इसको यहीं पे रोक देना चाहिए। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि प्रश्न आप सबके, मैं एक बार देख लूँ कमेंट बॉक्स में। अरे मुझे तो लगता है प्रश्न ही नहीं। हाँ, आज के समय में साहित्य, विद्यापति के साहित्य को हम आज के परिदृश्य में कैसे देखें। हाँ, नितेश उपाध्याय का प्रश्न है। अब आज देखिए, एक बड़ी ही चलता फिरता सा उदाहरण दूंगा। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट है, और दूसरी ओर क्या है, दूसरी ओर है कि उनको मुस्लिम देशों में सबसे अधिक सम्मान मिला है। चाहे वो सऊदी अरब हो या संयुक्त अरब अमीरात हो, उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिए गए। तो क्या है, कूटनीति है। ठीक उसी तरह से विद्यापति अपने राज्य की हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए बार बार मुसलमान शासकों का सहयोग ले रहे हैं, ये भी कूटनीति ये आज के समय से जुड़ रहा है। अब देखिए,
कीर्तिलता में बार-बार विद्यापति दुखी होते हैं किस बात से कि गौ हत्या हो रही है। यानी कि ये हिंदुओं की आस्था से बहुत समय से जुड़ी रही है ये बात, गौ हत्या। और राजा को आमतौर पे यही माना जाता है कि माना जाता था, सॉरी, है नहीं, गौ ब्राह्मण हिताय च, मतलब अपने देश के इंटेलेक्चुअल्स और गाय की रक्षा करेगा राजा। इसको इंटेलेक्चुअल अर्थ में लीजिए, जाति अर्थ में कृपया मत लीजिए। तो वो चीज हो नहीं रहा था और ये संघर्ष का पॉइंट था उस समय। शुरुआती जो हिंदू मुस्लिम संबंध थे उसके बीच में जो कसैलापन आया उसके बीच में ही गाय थी और वही गाय आज भी है, ध्यान दीजिए। एक पक्ष कहता है कि गाय हमारी माता है और दूसरा पक्ष जो है और गलती से हमारे बुद्धिजीवी, ठीक है, खान पान की स्वतंत्रता अपनी जगह है, होनी भी चाहिए, लेकिन हमारे देश का बुद्धिजीवी हमारे देश के मुस्लिम भाइयों से पूछे बिना कि वो क्या चाहते हैं, ये पूछे बिना अपना स्टेटमेंट दे देते हैं कि मुस्लिम होने का बुनियादी मतलब है गाय खाना। और ये एक बहुत बड़े फसाद की जड़ है। तो वर्तमान समय से ये विद्यापति के जो का जो साहित्य, खासतौर से कीर्तिलता, पदावली नहीं, उसको आज के संदर्भ में हम देखें तो इस तरह से पाएंगे। आगे और बताऊं मैं, अमित सिंह राजपूत का सवाल है, मिथिला में भी कोई सिद्ध की गद्दी थी? तो देखो ये गद्दी उद्दी वाला प्रश्न जो है थोड़ा ये राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, थोड़ा जब आगे चल के और ये भक्ति के जो संप्रदाय हैं बहुत सारे और ये थोड़ा संगठित हुए तो गद्दी का प्रश्न तब आया। उस समय गद्दी जैसा कुछ नहीं था, सिद्ध बहुत थे, कौलाचारी तांत्रिक बहुत थे, वो यत्र तत्र सर्वत्र होते थे, उनका उस तरह से कोई विहार या मठ मुझे नहीं लगता कि होता था। और आगे मैं देखता हूँ, अजित कुमार का की टिप्पणी है, मैथिली में द्विशब्द कहियो, मतलब अगर स्पष्ट करें तो शायद मैं कुछ कह सकूं। विवेक तिवारी की टिप्पणी है, विद्यापति को ऐसे ही समझा जा सकता है, बहुत बढ़िया, तत्कालीनता को साथ लेकर चल रहे हैं, बधाई। मैं बहुत छोटा अभी तो रिसर्च स्कॉलर हूँ, एमफिल कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैं ठीक ना बोल पाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और लेकिन मैं एक बात कहूँगा, जितना मैंने पढ़ा है, जितना जाना है, कि विद्यापति को सिर्फ कवि मानकर मत देखिए, विद्यापति को ऐतिहासिक पुरुष मानकर देखिए। विद्यापति को इतिहास को, तत्कालीन इतिहास को प्रभावित करने वाली एक प्रोमिनेंट शख्सियत के तौर पर देखिए, तब उनके साहित्य को देखिए, तब उनके साहित्य का अर्थ अधिक अच्छे से खुल सके। विद्यापति को हम देखें कि कबीर भी एक कवि थे तो विद्यापति भी एक कवि थे, तुलसीदास भी एक कवि थे तो विद्यापति भी एक कवि थे, तो इस तरह से विद्यापति के साथ घोर अन्याय होगा। विद्यापति के लिए थोड़ा सा एक अलग से फ्रेम बनाना पड़ेगा हमें। हर्षिता द्विवेदी जी का कमेंट है, इतिहास प्लस साहित्य, क्या बात है। ये इस टिप्पणी पे मैं कहूँगा कि साहित्य कभी भी अपने समय को छोड़कर ना तो लिखा जा सकता है ना चला जा सकता है। कभी भी साहित्य अपने समय को छोड़कर नहीं लिखा जा सकता है, साहित्य अपने समय को लेकर ही चलता है और जो साहित्य नहीं चलता है वो बेकार का होता है। जैसे कि छायावाद पे ही अक्सर आरोप लगता है कि उस समय उसमें स्वतंत्रता आंदोलन की, हालांकि मैं सहमत नहीं वैसे कि उसमें स्वतंत्रता आंदोलन उस तरह से दिखाई नहीं देता, या देश का संघर्ष जो उस समय चल रहा था वो गायब था और कुछ और ही हो रहा था उसमें।
तो इसलिए उस पर आरोप लगता है। उसके पीछे यही कारण है कि लोगों का ये मानना है, हालाँकि बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा नहीं है। लोगों का ये मानना है कि वो लेकर नहीं चल पाते। और अंत में मैं एक बात कहूँगा कि इस ये बोलने के लिए मैंने तैयारी नहीं की थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और चूँकि आप सबसे वादा था, तो मुझे बोलना था, मैंने बोला। और तैयारी नहीं की थी तो ये कोई फ़ैशन है हिंदी वालों का कहने का कि तैयारी नहीं की थी, तो उस फ़ैशन में मैं नहीं कह रहा हूँ। दरअसल कल मेरे साथ एक बैंकिंग फ्रॉड हो गया और मेरे खाते से हज़ारों रुपए मेरा एटीएम कार्ड क्लोन करके निकाल लिया गया है। और कल से पुलिस स्टेशन से लेकर और अपने बैंक ब्रांच से लेकर और दौड़-धूप लगा रहा। तो अभी इस लाइव के 15 मिनट पहले मैं फ्री हो पाया हूँ और कुछ पॉइंट भी नहीं बना पाया। तो बस मुझे लगा कि सब तो अपने ही हैं, तो सबके बीच में बैठूँगा तो कुछ बात तो हो ही जाएगी। तो वही मैंने कुछ बात की टुकड़े-टुकड़े में, अगर ये क्रमबद्ध ना हो या आपकी उम्मीदों के अनुरूप ना हो, तो मैं क्षमा माँगता हूँ आपसे और इसके लिए मेरी निजी परिस्थितियाँ ज़िम्मेदार थीं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अ, हाँ, सुशांत कुमार शर्मा जी का प्रश्न है अंकित। एक प्रश्न मेरा भी है कि विद्यापति का शैव होना क्या दक्षिण भारत की नैनार और शैव भक्ति धारा से जुड़ता है? मुझे तो लगता है निश्चित तौर पे जुड़ता है, निश्चित तौर पे जुड़ता है ये। और दक्षिण से क्या हुआ ना, कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद। तो रामानंद तो भक्ति लेकर आए, लेकिन कौन सी भक्ति लेकर आए? निर्गुण और वैष्णव। शैव कहाँ चला गया? जब रामानंद लेकर आए तो दक्षिण से सारा अलवार और नैनार दोनों थे, शैव वैष्णव दोनों थे। तो ये दोनों लेकर नहीं आ सकते, सिर्फ ये लेकर आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि शैव भक्ति आई ही नहीं, किसी न किसी रूप में आई। जैसे कि कुछ कुछ चीजें पुष्ट है, कुछ अपुष्ट है। उत्तर प्रदेश में जैसे कि जो एक जाति है राजभर, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो लोग भार शिव संप्रदाय के थे। और आप पुरानी कुछ तस्वीरें देखिए गूगल वगैरह पे राजा सुहेल देव की, तो सुहेल देव की तस्वीर में भी है कि उनके कंधे पे शिवलिंग है, जैसे कि कर्नाटक के लिंगायतों का होता है। तो यानी कि वो शैव धारा भी उत्तर में आई है, उसकी अभिव्यक्ति विद्यापति के यहाँ हुई। और भी कुछ लोगों में होती तो उसकी एक परंपरा बनती, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब विद्यापति में किस तरह से आई, उसका माध्यम क्या था, इस पे अध्ययन करने की ज़रूरत है। अ, अच्छा अजीत जी, मैथिली भाषा में 2 शब्द बोलने के लिए कह रहे हैं, की कहूँ? की बाजू? भगेल? तो अब इस लाइव को ही समाप्त किया जाए। जो भी गलती सही हो उसके लिए क्षमा। और फिर मिलेंगे। आप सब ने इतने धैर्य के साथ, मैं देख रहा हूँ कि जितने लोग शुरू में बने हुए थे उतने लोग अंत में भी बने रहे। और इस मुश्किल समय में जब हम 5 मिनट अपने मोबाइल फ़ोन से नहीं दूर रहते हैं, तो आपने बहुत सारी अपनी व्यस्तताओं को छोड़कर और लगातार 1 घंटे 54 मिनट होने जा रहे हैं, लगभग 1 घंटा आपने मेरी गंदी सी शक्ल देखी और मेरी जो टूटी-फूटी बात थी, वो सुनी। इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब यहीं विदा लेते हैं।